आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चकबंदी क्या होती है और इसी के साथ हम लोग ये भी जानेंगे चकबंदी कितने प्रकार की होती है। फिर ये जानेंगे चकबंदी कराने का उद्देश्य क्या है। आगे हम लोग ये जानेंगे चकबंदी के नियम और कानून क्या होते हैं। उसके बाद ये जानेंगे भूमि चकबंदी से लाभ क्या है। उसके बाद फिर ये जानेंगे भूमि चकबंदी में आने वाली कठिनाइयाँ और बाधाएँ क्या होती हैं। उसके बाद ये जानेंगे उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना की शर्तें क्या है। यानी चकबंदी से जुड़ी सारी बातें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप इसे पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डीटी हेल्प चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चकबंदी शब्द चक और बंदी इन दो शब्दों को मिलाकर बना है, जिसमें चक का मतलब खेतों तथा बंदी का मतलब बंदोबस्त करना, अर्थात छोटे छोटे भूखंडों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड या खेत तैयार किया जाता है, जिसे चकबंदी कहते हैं। दरअसल चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसानों के इधर उधर बिखरे हुए खेतों को उनके आकार के आधार पर उन्हें एक स्थान पर करके एक बड़ा चक बना दिया जाता है। इससे किसानों को खेती करने में आसानी के साथ ही उनके चकों की संख्या भी कम हो जाती है। उदाहरण के रूप में यदि किसी किसान के छोटे छोटे खेत अलग अलग और कुछ दूरी पर हैं, तो उनके अलग अलग खेतों के आकार के आधार पर उन्हें किसी एक स्थान पर उतनी ही भूमि देनी होती है, जिसे चकबंदी कहते हैं। इस प्रकार चकबंदी एक परिवार के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने की प्रक्रिया है, परंतु चकबंदी प्रक्रिया में कृषक को उसी प्रकार की भूमि मिलना संभव नहीं होता है जैसी उनकी भूमि अलग अलग स्थानों पर थी। चकबंदी दो प्रकार की होती है। पहला ऐच्छिक चकबंदी और दूसरा अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी का मतलब ऐसी चकबंदी से है जो किसानों की सहमति अर्थात कृषकों की इच्छा पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में किसानों की इच्छा से होने वाली चकबंदी को ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं, यानी किसान जब चाहे तब चकबंदी करवा सकता है। इस प्रकार की चकबंदी कराने के लिए किसानों पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाता है। ऐच्छिक चकबंदी का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि चकबंदी के बाद में किसानों के बीच विवाद उत्पन्न होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। भारत में ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1921 में पंजाब प्रांत में सहकारी समितियों द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ऐच्छिक चकबंदी कानून आज भी लागू है, यानी वहाँ के किसान जब चाहे तब चकबंदी करवा सकते हैं। दूसरा होता है अनिवार्य चकबंदी। अनिवार्य चकबंदी को कानून चकबंदी भी कहते हैं। अनिवार्य चकबंदी का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसानों को अनिवार्य रूप से चकबंदी करानी पड़ती है। इस प्रकार की चकबंदी में काफ़ी समय लगता है। इसके साथ ही विवाद होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को छोड़कर नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और मेघालय में चकबंदी से संबंधित कोई भी कानून नहीं है। इन राज्यों के अलावा सभी राज्यों में अनिवार्य चकबंदी कानून लागू है। चकबंदी के उद्देश्य की अगर बात करें तो चकबंदी करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों की विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात खेत में परिवर्तित करना है। चकबंदी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के खेतों की संख्या कम होने के साथ ही उन्हें कृषि कार्य करने में काफ़ी सरलता होती है। कृषकों के खेतों का आकार बड़ा हो जाने से वह कृषि संसाधनों का समुचित प्रयोग कर पाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। गाँव में अक्सर लोग दूसरों या कमज़ोर लोगों की भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग गांव की सार्वजनिक भूमि पर भी अवैध रूप से काबिज हो जाते हैं। चकबंदी होने पर इस प्रकार की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया जाता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों के बीच विभिन्न प्रकार के आपसी विवाद कम हो जाते हैं। चकबंदी के नियम और कानून की अगर बात करें तो चकबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1), 4(2) के अंतर्गत गांव में चकबंदी के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। इसके पश्चात धारा 4(1) और 4(2) के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त द्वारा पुनः चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की जाती है। चकबंदी से संबंधित अधिसूचना जारी होने के पश्चात उस गांव के सभी राजस्व न्यायालय में लंबित मुकदमे अप्रभावी हो जाते हैं, यानी उन मुकदमों का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
इस दौरान कोई भी कृषक बिना चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की अनुमति के अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी उसमें मकान वगैरह बनवाना हो तो नहीं बन पाएगा। चकबंदी की अधिसूचना जारी होने के पश्चात चकबंदी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें भूमि प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल होते हैं। चकबंदी प्रक्रिया के दौरान यह समिति चकबंदी अधिकारियों का सहयोग करने के साथ ही उचित सलाह देने का कार्य करती है। इसके बाद चकबंदी लेखपाल चकबंदी की धारा 8 के तहत मौके पर भूमि का निरीक्षण कर अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भूमि के नक्शे संशोधन करने का कार्य करता है। लेखपाल द्वारा वर्तमान स्थिति के अनुसार घाटों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुओं, सिंचाइयों के साधन आदि का ब्यौरा आकार पत्र 2 में दर्ज होता है। चकबंदी लेखपाल द्वारा आख्या प्रस्तुत करने के पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के सदस्य के परामर्श के भूमि का विनिमय अनुपात का निर्धारण घाटों की भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर किया जाता है। सेक्शन ऑफ द एक्ट 8K के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण कटौती का प्रतिशत से संबंधित विवरण पत्र तैयार किया जाता है। इसके साथ ही चकबंदी के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाई से भूस्वामी को अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आकार पत्र 5 वितरण किया जाता है, जिसमें भूस्वामी अपने खाते की स्थिति और घाटों के क्षेत्रफल की अशुद्धियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाता है। भूस्वामी आकार पत्र में दिए गए विवरणों के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। इसके पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी अभिलेखों को शुद्ध कर आदेश जारी करते हैं। यदि कोई भी कृषक इससे असंतुष्ट होता है तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ अपील कर सकता है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दायर वादों का निस्तारण किया जाता है। इसके पश्चात धारा 10 के तहत पुनः निरीक्षण खतौनी बनाई जाती है, जिसमें जोत संबंधी त्रुटियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति से परामर्श लेने के पश्चात चकबंदी की योजना तैयार करता है। इसके बाद धारा 20 के तहत आकार पत्र 23 भाग 1 का वितरण किया जाता है। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को धारा 23 के अंतर्गत पुष्ट किया जाता है और नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। यदि कोई कृषक इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है तो वह धारा 48 के अंतर्गत उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी वाद दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसमें आकार पत्र 4145 बनाया जाता है। नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटे बना दिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जांच गहन स्तर पर की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे भूमि चकबंदी से क्या लाभ होता है। खेती के वैज्ञानिक तरीके, बेहतर सिंचाई, मशीनीकरण जो समेकित जोत पर संभव है और जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की कम लागत, आय में वृद्धि होती है। किसान भाइयों को एक खेत से दूसरे खेत में जाने में उनके समय, ऊर्जा और धन की बचत होती है। किसान अपनी भूमि के सुधार पर पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित महसूस करता है। छोटे छोटे खेतों के बीच सीमा बनाने में कोई ज़मीन बर्बाद नहीं होती है। चकबंदी के बाद बची हुई भूमि का उपयोग उद्यान, स्कूल, पंचायत घर, सड़क, खेल के मैदान आदि के निर्माण में पूरे गांव के लाभ के लिए किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे भूमि चकबंदी में आने वाली कठिनाइयों की। इन कठिनाइयों को लोग पैदा करते हैं। जैसा कि भारतीय किसान की रूढ़िवादी मानसिकता है, वह अपने पूर्वजों की भूमि का बंटवारा नहीं करना चाहता, भले ही वह आधुनिक कृषि विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन के सिद्धांत भूमि चकबंदी की वकालत करता हो। अमीर किसान उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से के मालिक हैं। वे इस डर से चकबंदी का विरोध करते हैं कि उनकी उर्वरक भूमि का हिस्सा किसी और किसान को नहीं मिल पाए। कई क्षेत्र में मौखिक समझौतों पर की गई खेती का कागजी रिकॉर्ड नहीं है। तहसील के भीतर भूमि की गुणवत्ता, कीमत, सिंचाई और उर्वरता के आधार पर अलग अलग होगी। इसलिए एक किसान को जमीन की गुणवत्ता के आधार पर पैसा देना होगा या पैसा प्राप्त करना होगा, जबकि वे एक दूसरे के साथ अपनी ज़मीन का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भूमि सर्वेक्षण, कृषि सर्वेक्षण और अक्षम भ्रष्ट राजस्व अधिकारी की कमी के कारण यह मूल्य निर्धारण मुश्किल है। ग्राम तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी अक्षम है और इस प्रकार के
तकनीकी कार्य में प्रशिक्षित नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ।